हेलो फ्रेंड्स, जॉनटेक डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स या फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने से पहले अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी कर लोगे तो थ्रू आउट द सब्जेक्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ एक वीडियोज़ में बेसिक कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके आगे आने वाले सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस सब्जेक्ट से हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से ही होंगे। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो उन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे ईजी क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स में से ही आएंगे, बट आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करोगे किसी भी सब्जेक्ट को, तो उस सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको देखना होता है। जैसे अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट का नाम है हमारा थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जैसे अब इसमें वर्ड आ रहा है स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा। और हमने बोला कि स्ट्रक्चर एनालिसिस भी नाम है सब्जेक्ट का, तो व्हाट इज एनालिसिस। तो पहले स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे, देन फिर हम एनालिसिस के बारे में देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में देखें तो स्ट्रक्चर होता है हमारा, स्ट्रक्चर इज ए असेंबली ऑफ इंटर कनेक्टिंग एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स को आपने कनेक्ट किया इन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन किस तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हो, आप कनेक्ट कर रहे हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में जो हमारे एलिमेंट्स हम कनेक्ट करेंगे वो क्या क्या होंगे, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। वो एलिमेंट्स होंगे आपके बीम, कॉलम, स्लेब, फाउंडेशन, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। इनको आपने कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से कनेक्ट किया कि इनकी जो असेंबली बनी वो कैसी है, वो स्टेबल है। ठीक है, जैसे आप कोई भी हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखते हो, या फिर 2 स्टोर की या 3 स्टोरी जो बिल्डिंग है, तो उसमें आपको बीम, कॉलम, स्लेब, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, और स्टेबल का मतलब ये है कि वो जब बनी थी तो बनने के बाद में किसी भी बीम, किसी भी कॉलम, किसी भी स्लेब में इस तरह का डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा कि वो अपनी स्पेस से जहाँ पर वो लगे हुए हैं वहाँ से दूसरी जगह चला जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो वो स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, वो स्ट्रक्चर हमारा होगा स्टेबल। ठीक है, आगे हम और स्टडी करेंगे, जब फर्दर लेक्चर में हम जाएंगे तो स्टेबिलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया वो हम देखेंगे आगे वाले। लेकिन अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो बीम अपनी स्पेस से, अपनी जगह पर जहाँ पर आपने लगा दिया, कॉलम आपने जहाँ पर लगा दिया वहाँ से चेंज होकर कहीं नहीं जा रहा, तो इसका मतलब वो स्टेबल है। ठीक है, तो असेंबली ऑफ कंपोनेंट इन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या आपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में उनको असेंबल कर दिया। उसके बाद में आता है उसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। फंक्शन क्या होगा कि जैसे ही आपने स्ट्रक्चर बनाया, जैसे हमने कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि बीम, कॉलम, स्लैब है, तो उसका फंक्शन क्या होगा। फंक्शन ये होगा कि आप किसके लिए बना रहे हो। जैसे हम स्कूल के लिए बनाते हैं, हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं, या रेजिडेंशियल बना रहे हैं, तो पहला यूज़ तो क्या है कि उसमें जो भी लोड आएगा उसको वो रजिस्ट करेगा। ठीक है, लोड क्या क्या आ सकता है, लोड की अगर हम बात करें किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसमें बेसिकली आपके पास 3 टाइप के लोड्स की हम मेजरली स्टडी करते हैं। तो एक बार इसको देखते हैं यहाँ पे लोड क्या क्या आ सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम फिर से, वही हमारी डेफिनेशन थी, स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स इन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये हमने 3D स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे बीम है, ये कॉलम, और यहाँ पर कोई स्लेब है। ठीक है, असेंबली कैसी है, असेंबली हमारी स्टेबल है। उसके बाद में हमने देखा कि इनका फंक्शन क्या है कि ये लोड्स को, जो इनमें लोड आएंगे उन लोड्स को ये रजिस्ट करेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप के लोड पॉसिबल हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो लोड आता है वो ये सेल्फ वेट, ये खुद ही के ही लोड को रजिस्ट करेंगे। ठीक है, खुद का लोड क्या होगा, जो इनका सेल्फ वेट होगा। जैसे बीम की बात करें तो बीम का जो सेल्फ वेट है उसको रजिस्ट करेंगे, कॉलम के सेल्फ वेट को रजिस्ट करेंगे। और ये जो लोड होगा, ये यहाँ से बीम का लोड कॉलम पर आएगा, और ये लोड कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, अल्टीमेटली सपोर्टिंग सोइल पे ट्रांसफर होगा थ्रू दी फाउंडेशन। ठीक है, और सोइल पर जो लोड ट्रांसफर हो वो किस तरीके से ट्रांसफर हो, वो लोड आपका सेफली ट्रांसफर होना चाहिए। सेफली का मतलब फाउंडेशन से जैसे ही सपोर्टिंग सोइल में लोड ट्रांसफर हो तो उस केस में आपकी सोइल फेल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हम चेक करते हैं सोइल की बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा कि जो फाउंडेशन से लोड आ रहा है उसको सोइल क्या कर रही है, बियर। ठीक है,
और बियरिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे ही फाउंडेशन से सोइल पर लोड आया तो फाउंडेशन सोइल को कंप्रेस कर रही है, लेकिन फाउंडेशन डिफरेंट मटेरियल है, सोइल डिफरेंट मटेरियल है, तो जो जब दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में कंप्रेशन लगती है तो उसको हम बियरिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो जो लोड है वो अल्टीमेटली कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा, फाउंडेशन में। तो उसमें से जो पहला लोड ट्रांसफर करना है वो क्या है, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट क्या होगा, जो इनका खुद का लोड होगा। ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है डेड लोड की कैटेगरी में। ठीक है, डेड लोड हम उन लोड्स को बोलते हैं जिनका टाइम के साथ, जिनके मैग्नीट्यूड में और जहां पर वो लग रहे हैं लोकेशन में चेंज नहीं होगा, वो हमारे डेड लोड है। ठीक है, सेकंड टाइप का जो लोड लगेगा वो लगेंगे इसमें लाइव लोड। ठीक है, लाइव लोड्स क्या होंगे, लाइव लोड्स वो होंगे जिनका मैग्नीट्यूड और जिस लोकेशन पे वो लग रहे हैं वो टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब लाइव लोड में कौन आते हैं, लाइव लोड में वो आएंगे जो कि उस स्ट्रक्चर के ऑक्यूपेंट्स होंगे। जो उस स्ट्रक्चर के ऑक्यूपेंट्स का मतलब, जैसे हम बात करें शॉपिंग मॉल, तो शॉपिंग मॉल में कुछ टाइम पीरियड में कोई जैसे शाम वाला टाइम होगा या वीकेंड्स होंगे, तब वहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे और अदर डेज की कंपैरिजन में। ठीक है, तो उस केस में आप देखोगे तो जो लोड है वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो लोड टाइम के साथ में मैग्नीट्यूड वाइज चेंज होगा, लोकेशन वाइज या मैग्नीट्यूड वाइज और लोकेशन वाइज चेंज होगा, वो हमारा कौन सा लोड है, वो लाइव लोड है। ठीक है, थर्ड टाइप का जो लोड ये रजिस्टर करते हैं वो है हमारे लेटरल लोड्स। ठीक है, लेटरल लोड्स में हमारे बेसिकली दो मेजर लोड हैं। एक तो होता है लेटरल लोड में हम बात करें तो हमारे पास दो मेजर लोड्स हैं। एक तो है आपके अर्थक्वेक लोड, एक है आपका विंड लोड। ठीक है, लेटरल लोड क्यों बोला, लेटरल लोड इसलिए बोला क्योंकि ये जो दो लोड है आपके सेल्फ वेट और जो मैं लाइव लोड बोल रहा हूं, ये तो आते हैं आपके ग्रेविटी लोड के, ग्रेविटी लोड की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि इन लोड्स की जो डायरेक्शन है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में होगी, और जो लेटरल लोड होंगे इनकी डायरेक्शन ग्रेविटी की डायरेक्शन में नहीं होगी। ठीक है, इनकी डायरेक्शन होगी इस तरीके से, जैसे विंड लोड लगेगा तो विंड लोड इस तरीके से लगेगा। तो ये जो लोड है जिनकी डायरेक्शन ग्रेविटी की डायरेक्शन में नहीं है वो आपके लेटरल लोड है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स, हमने इस कंपोनेंट्स को असेंबल किया, और वो कंपोनेंट्स किस तरीके से वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हो, और उनका मोटो, उनका फंक्शन क्या होगा, उनका फंक्शन ये होगा कि वो सर्टेन टाइप ऑफ लोड और लोड कॉम्बिनेशंस को रजिस्ट करेंगे। ठीक है, और सर्टेन टाइप ऑफ लोड्स क्या क्या हो सकते हैं, डेड लोड, लाइव लोड और लेटरल लोड्स। ठीक है, और डेड लोड और लाइव लोड तो हमारे आते हैं ग्रेविटी लोड के कैटेगरी में, और लेटरल लोड कौन से होंगे, जो ग्रेविटी लोड नहीं होंगे। ठीक है, और ग्रेविटी लेटरल लोड में दो टाइप के लोड्स हैं आपके, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड। ठीक है, तो इन सभी तरह के लोड्स या फिर लोड कॉम्बिनेशन, भाई ऐसा नहीं कि एक टाइम पे एक लोड लगेगा, एक साथ दो टाइप के, तीन टाइप के सब लोड लग सकते हैं। तो जो लोड कॉम्बिनेशन या फिर पर्टिकुलर लोड है उन सबको रजिस्ट करता है, और क्या करेगा स्ट्रक्चर, उन सभी लोड्स को फाउंडेशन के थ्रू सपोर्टिंग सॉइल में ट्रांसफर कर देगा। ये स्ट्रक्चर का हमारा फंक्शन है। ठीक है, कुछ और लोड आते हैं, जो ये सारे मेजर कैटेगरी है, और लोड होते हैं एक्सीडेंटल लोड होते हैं, जिसमें आता है आपका ब्लास्ट लोड। ठीक है, जो कि जिसका पता नहीं है आपका, अचानक से वो लोड आ सकता है। कुछ होते हैं आपके सेकेंडरी स्ट्रेसेस आती है कि भाई कोई एक स्ट्रक्चर की लेंथ जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे आपने ज़्यादा लेंथ का लगा दिया, तो उसकी वजह से पूरे स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रेसेस आ जाएंगी, तो वो कुछ सेकेंडरी स्ट्रेसेस है। ठीक है, मेजरली जो हमारे लोड हैं वो यही है, डेड लोड, लाइव लोड एंड अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो क्लियर है स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और उसका फंक्शन, कि असेंबली ऑफ कंपोनेंट इन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और उनका फंक्शन क्या है, वो सर्टेन टाइप ऑफ लोड्स, किसी पर्टिकुलर लोड की बात कर सकते हैं, या फिर लोड कॉम्बिनेशन, एक साथ दो टाइप के, तीन टाइप के लोड लग सकते हैं, उनको सेफली ट्रांसफर करता है अप टू दी फाउंडेशन, अप टू दी सपोर्टिंग सॉइल थ्रू दी फाउंडेशन। ठीक है, और किस तरीके से करेगा, लेकिन ट्रांसफर कैसा हो, वो हमारा सेफली हो। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो आती है, नेक्स्ट हमने देखा है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस, सब्जेक्ट का नाम था स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो हम देखते हैं कि इसमें एनालिसिस क्या है। ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर हम क्या एनालाइज कर रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है,
तो जैसा हमने बोला कि कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स पर लोड आएगा, लोड हमने देख लिए कितने टाइप के होंगे, डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक, विंड लोड, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने किसी स्ट्रक्चर कंपोनेंट पर लोड लगाया तो उस लोड की वजह से उस स्ट्रक्चर कंपोनेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। जैसे आपने सोम में पढ़ा होगा कि ये आपका बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर लोड लग रहा है कोई मिड पे P, ये L/2 और ये L/2, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोड लगा दिया मैंने P, कोई एक्सटर्नल लोड, और ये आपका बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो लोड की वजह से इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनालिसिस। और वो चेंजेस हम किस फॉर्म में देखते हैं, क्या क्या चेंजेस की हम स्टडी करते हैं, तो वो चेंजेस हम देखेंगे, स्ट्रेस देखेंगे हम, स्ट्रेस क्या जनरेट हो रही है, डिफॉर्मेशंस क्या हो रहा है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, स्ट्रेस कॉफिशिएंट में ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, स्ट्रेस कॉफिशिएंट में हमारी शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सारी चीजें आएंगी और हम किस फॉर्म में देखेंगे, डिफॉर्मेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो एनालिसिस क्या होगा, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को हम किस फॉर्म में देखना है, स्ट्रेस कॉफिशिएंट्स और डिफॉर्मेशन में। स्ट्रेस कॉफिशिएंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है, और एक आपके आ रहे हैं डिफॉर्मेशन। तो इनकी जो स्टडी है वो आपकी एनालिसिस है कि लोड की वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारा एनालिसिस है। एक यहाँ पर वर्ड आता है डिजाइन, एनालिसिस एंड डिजाइन साथ में होता है। पहले आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे, देन आप उसको डिजाइन करोगे, ठीक है। तो डिजाइन वाला पोर्शन के लिए आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आफ्टर द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आपने देखा। अब आप एक ऐसा सेक्शन डिजाइन करोगे जिसपे कि ये जो चेंजेस हैं, स्ट्रेस कोफिशिएंट्स और डिफॉर्मेशन जो उसमें आए, किसकी वजह से, लोड की वजह से, वो विद इन द परमिसिबल लिमिट हो, ठीक है। हम ऐसा सेक्शन डिजाइन करेंगे जिसमें एक्सटर्नल लोड P की वजह से जो जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस किस फॉर्म में देख रहे हो, स्ट्रेस कोफिशिएंट और डिफॉर्मेशन, ये जो आए वो आपके विद इन दी परमिसिबल लिमिट्स हो। और विद इन दी परमिसिबल लिमिट का मतलब क्या है कि इन सब जैसे आप आरसीसी और स्टील की बात करो तो उसमें हमारे पास परमिसिबल लिमिट्स के लिए सर्टेन IS कोड गिवन है, ठीक है। तो जैसे आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद में हम ऐसा सेक्शन डिजाइन करेंगे कि उसमें जो जो स्ट्रेस कोफिशिएंट और डिफॉर्मेशंस आ रहे हैं वो कैसे हो, विद इन दी परमिसिबल लिमिट्स, ठीक है। तो ये आपका डिजाइन है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स है जिसमें आप लोड लगाते हो, लोड को वो सेफली रेजिस्ट करेगा। और एनालिसिस क्या, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड्स हमें पता चलेगा कि उस एलिमेंट में जिसको आपको डिज़ाइन करना उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और डिज़ाइन क्या है कि उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम ऐसा सेक्शन डिज़ाइन करेंगे कि वो जो चेंजेस उसमें आ रहे हैं वो विद इन दी परमिसिबल लिमिट्स। और परमिसिबल लिमिट्स हमें कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी IS कोड से। और IS कोड का कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा मटेरियल डिज़ाइन करना है। आप कंक्रीट स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कर सकते हो, आप स्टील स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कर सकते हो, दोनों के लिए आपके सेपरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो बिफोर द डिज़ाइन जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो सारी होगी स्ट्रक्चर एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आफ्टर द स्ट्रक्चर एनालिसिस हम उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे जिनको कि हम थ्रू आउट द स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। और वो भी हम देखेंगे 2 डायमेंशनल फॉर्म में और 3 डायमेंशनल फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल की बात करें तो यहाँ पे 2D एलिमेंट बना हुआ है, Y एक्सिस है, X एक्सिस है, ठीक है। 3 डायमेंशनल के लिए 3D एलिमेंट बना हुआ है, Y एक्सिस, X एक्सिस और ये आपका Z एक्सिस, ठीक है। 2D के लिए अब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये एलिमेंट 2 डायमेंशनल है तो इसमें कितने टाइप के डिफॉर्मेशंस आपके पॉसिबल हैं, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन पॉसिबल होने के लिए हम देखें अगर तो ये आपका बोर्ड के प्लेन में 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि ये बोर्ड के ही प्लेन में, इस प्लेन से वो बाहर नहीं जा सकता। इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, 2 एक्सिस में, Y में और X में, ठीक है।
जेड में, तो थिकनेस इसकी है ही नहीं। अब अगर आप इसको देखोगे तो जैसे ये एलिमेंट है मेरा, इसको अज्यूम करो ये 2D है, इसमें कितने डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, तो क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में जा सकता है। इस डायरेक्शन में जाने का मतलब कौन सी, ये वाली डायरेक्शन है। ये कहाँ जा सकता है, इस डायरेक्शन में इसका डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये डायरेक्शन कौन सा वाली डायरेक्शन हुई, ये आपकी हुई है डेल्टा एक्स हुआ इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट वाला डिफॉर्मेशन जो पॉसिबल है 2 डायमेंशनल इस एलिमेंट में, वो क्या होगा, डेल्टा एक्स, ठीक है। सेकंड हम देखें तो क्या हो सकता है, ये देखो ये है, ये इस तरफ चला गया था। एक क्या हो सकता है, ये वाई डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में ही जा सकता है, ठीक है। एक डिफॉर्मेशन इसका क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में। और कितने डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्म कर गया, वाई डायरेक्शन डिफॉर्म कर गया, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। और कौन से डिफॉर्मेशन हो सकते हैं जिसमें कि जब ये किस में रहे, सिर्फ बोर्ड के प्लेन में ही रहे। तो इसको हम देखते हैं, जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है। अभी इसको 2D प्लेन अगर हम माने तो ये जो पेन है ये एक्स एक्सिस है, और ये मेरा जो एलिमेंट बनाया मैंने वो है, ठीक है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होने पर ये इस तरीके से रोटेट होगा, और एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होने पर अगर ये ऐसे रोटेट होगा तो ये बोर्ड के प्लेन से बाहर आ जाएगा, जो कि हमें अलाउ नहीं, क्योंकि 2 डायमेंशनल है, ठीक है। ये पेन एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो ये बोर्ड के प्लेन से बाहर आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका अगर हम इसको बोले वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेट करोगे तो भी ये बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है। यहाँ देखोगे तो ये बोर्ड के प्लेन से एलिमेंट बाहर आ रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक बचती है आपकी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट देखोगे तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा, जो कि आप बोर्ड के प्लेन में इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो रोटेशन अगर हम बनाएं तो ये अगर इस एक्सिस के अबाउट इसको फिक्स कर दिया तो इस तरह के डिफॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबल डिफॉर्मेशंस हैं जो 2D एलिमेंट्स के हो सकते हैं। क्या क्या होंगे, अगर आप पॉसिबल डिफॉर्मेशंस को लिख दो तो क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तीसरा वाला आपका क्या है, रोटेशन है, और जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है उस एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो रोटेशन को तो हम शो करेंगे थीटा जेड, ठीक है। तो 3 डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड थीटा जेड, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर आपका एलिमेंट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, मतलब वो अपनी पोजीशन पर है, वहां से कहीं जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या क्या पॉसिबल है, तो अब उसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम बोलें कि एक्स डायरेक्शन में इस एलिमेंट का कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम बोलें कि एक्स डायरेक्शन में ये स्टैटिक है, ये एक्स डायरेक्शन में इसका कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब एक बार हम समझेंगे कि अगर मैं एलिमेंट को यहाँ पर बनाऊँ, मैंने एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया F1, एक फोर्स लगा रहा हूँ मैं F2, ठीक है। एक फोर्स लगाया F1, एक लगा रहा हूँ मैं F2। अब इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा है, तो इधर वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ज़्यादा है, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर किधर हो जाएगा, इस तरफ। जिधर F1 अगर F1 F2 से ज़्यादा है तो F1 जिस तरफ लग रहा है उस तरफ वो मूव कर जाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा। अगर F2 F1 से ज़्यादा है, F2 F1 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, F2 जिस तरफ लग रहा है वो उस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये कहीं मूव करे ही नहीं, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो, तो इसके लिए क्या हो सकता है कि F1 इज इक्वल टू क्या हो जाए F2 की, जितना मैग्नीट्यूड का F1 लग रहा उतने ही मैग्नीट्यूड का F2 भी लग रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को हम अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो दूसरी लैंग्वेज क्या बोलती है कि F1 और F2 दोनों थे तो अपोजिट साइड, तो इस एलिमेंट पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, उनका अगर हम समेशन करें
अगर इस एलिमेंट पर x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनका हम समेशन करें और उनका समेशन मिला करके 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट x डायरेक्शन में कहीं मूवमेंट करेगा ही नहीं, ठीक है। जो कि यहां पर मैंने बोला कि F1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, F1। ये तो किसमें देखा हमने, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो अगर मैं x डायरेक्शन में इस एलिमेंट पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनके समेशन को लिखूं और वो समेशन आपका 0 आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो एलिमेंट x वाले डायरेक्शन में कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी वो होगी हमारी डेल्टा एफ एज इज इक्वल टू 0। आप x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है उनका समेशन करोगे और वो मिला करके 0 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट x डायरेक्शन में कहीं नहीं जाएगा, मतलब उसका x डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। सेकंड इसी से रिलेटेड होगी, ये तो आपने x के लिए बात करी थी। y के लिए अगर हम बात करेंगे तो y के लिए अगर आप यहां पर लिखोगे, ये एलिमेंट है, इसमें इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, यही F2 और ये F1 F2, ठीक है। अब F1 F2 फिर से सही, F1 F2 का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो क्या होगा कि दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। और अगर F1 ज्यादा है F2 से तब तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफॉर्म कर जाएगा, F2 ज्यादा है F1 से तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिफॉर्म कर जाएगा। और अगर F1 F2 इक्वल है तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो क्या होगा, मिला करके 0। तो सेम जैसा x के लिए देखा था वैसा y के लिए, कि दोनों एलिमेंट का, दोनों किसी भी एलिमेंट में y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनका समेशन अगर आप मिला करके देखो और अगर वो 0 आ जाए तो वो y डायरेक्शन में भी किस तरीके से, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो सेकंड वाली जो हमारी कंडीशन है वो क्या होगी, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें हम इंश्योर करेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, और उस स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसको जो जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है उनमें से दो कंडीशन हमारे पास आ गई, समेशन Fx0, समेशन ऑफ Fy0। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला ये है कि ये एलिमेंट था, z एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता था, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हमने देख ली। ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो दो तरह के जो z एक्सिस है उसके अबाउट दो डायरेक्शन में, या तो इस तरीके से मोमेंट लग सकता है या फिर इस तरीके से, ठीक है। तो जो z एक्सिस के अबाउट, जैसे मैं यहाँ पे z एक्सिस इधर बना रहा हूँ, तो z एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट्स की बात करेंगे तो एक तो मोमेंट ऐसे लग सकता है, एक मोमेंट ऐसे लग सकता है। इसको हम बोल रहे हैं m1, इसको हम बोल रहे हैं m2। तो m1 m2 का समेशन अगर मिला करके 0 हो गया तो ये एलिमेंट z डायरेक्शन में जो रोटेशन हो रहा था वो उसका रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको भी हम इसी तरीके से अगर लैंग्वेज में लिखें तो समेशन ऑफ mz0, z एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट लगेंगे उनकी वजह से अगर उन सब का समेशन 0 है तो ये एलिमेंट का z एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो तीन पॉसिबल डिफॉर्मेशंस थे उनको हमने होने से रोक दिया, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन है। और हम ये चाहेंगे कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर हो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, क्योंकि उसका फंक्शन तभी फुलफिल होगा, ठीक है। कोई भी बीम की हम बात करेंगे तो वो उसका कोई भी एक्स वाई जेड में पूरे होल बीम का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तभी वो उसका फंक्शन फुलफिल होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा हमारे 2D अगर स्ट्रक्चर है जो हम बोर्ड के प्लेन में बनाएंगे उसमें सेटिस्फाई रहनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी कंडीशन आई है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हमारे पास आई है 3 कंडीशंस। किस केस में आई है, 2D के केस में, ठीक है। 2D के केस में हमारे पास कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन, समेशन Fx0, समेशन ऑफ Fy0, समेशन ऑफ mz0, ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग जो हमने देखी, 2 डायमेंशनल अगर कोई एलिमेंट है या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हमारा है तो उसकी जो उसमें जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो कितनी है, 3 है। 3 का मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर एज ए होल बोलें या फिर उसका कई एक पर्टिकुलर एलिमेंट बोलें तो वो उस पूरे एलिमेंट पर x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है उनका समेशन 0 होना चाहिए, y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है उनका समेशन 0 होना चाहिए, और z एक्सिस के अबाउट जितने भी मोमेंट लगेंगे उनका समेशन 0 होना चाहिए, ताकि तीनों तरह के पॉसिबल डिफॉर्मेशंस आपके ना हो, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट थिंग है। तो जो 2D वाला था इसमें हमारे पास कितनी कंडीशंस आई है, 3 कंडीशंस आई है यहाँ पर, ठीक है। समेशन Fx, समेशन Fy, समेशन ऑफ mz0, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 3 डायमेंशनल की। तो 3 डायमेंशनल में पहले हम देखते हैं कितने पॉसिबल डिफॉर्मेशंस हो सकते हैं।
हो सकते हैं और उनको रोकने के लिए हमें जितनी डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो करना पड़ेगा, जितनी डायरेक्शन में मोमेंट को जीरो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसी को ये हमने यहाँ पर, ये हमारा ये 3 डायमेंशनल एलिमेंट है, इसकी लेंथ भी है, हाइट भी है और कुछ थिकनेस भी है। ठीक है, तो ये आपका एक्स है। क्या क्या डिफॉर्मेशन हो सकते हैं पहले वो देख लेते हैं। ये वाला जो डिफॉर्मेशन होगा वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये वाला डिफॉर्मेशन हो रहा है आपका एक्स डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्ट आपका डिफॉर्मेशन है हम उसको लिखते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वाला डिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, जो बोर्ड के प्लेन से बाहर है, वो एक्सिस कौन सी है, वो आपकी है जेड एक्सिस, तो डेल्टा जेड। ये वाला डिफॉर्मेशन हम देखेंगे तो ये कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है आपका वाई डायरेक्शन में, तो वो है डेल्टा वाई। ठीक है, और तीन एक्सिस के अलावा और किसी एक्सिस में ये डिफॉर्म होगा नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट इस डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। 3 डायमेंशनल है तो बोर्ड के प्लेन से बाहर भी आएगा, तो ये वाला होगा आपका थीटा वाई एक्सिस के अबाउट था। ये है, ये जो बाहर की तरफ एक्सिस आ रही है इसके अबाउट जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा जेड। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखेंगे तो थीटा एक्स। तो आपके पास पॉसिबल डिफॉर्मेशन कितने, 6। ठीक है, और कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो तो उसके लिए इन सब डायरेक्शन में जो जो फोर्सेज हैं वो आप क्या करते जाओगे, 0। ठीक है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन ना हो। तो अगर हम कंडीशन देखें तो फर्स्ट वाली तो कंडीशन क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ एफ एक्स 0। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज होंगे उनका समेशन क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड वाली हम देखेंगे तो समेशन ऑफ एफ वाई 0, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उनका समेशन क्या हो जाएगा, 0। थर्ड वाले डिफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जेड डेल्टा जेड है यहाँ पर, सॉरी, तो जेड डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका क्या हो जाएगा, समेशन 0। ठीक है, 3 अब आपके बच्चे हैं रोटेशन वाले। तीन आपके रोटेशन वाले बच्चे हैं, तो फोर्थ वाला जो होगा वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन को अगर रोकना है, अगर वो ना हो तो वाई एक्सिस के अबाउट जितने भी मोमेंट लगेंगे उन सबका समेशन क्या होगा, 0। तो डेल्टा एम वाई 0। उसके बाद में आ रहा जेड वाला, तो जेड एक्सिस के अबाउट जितने भी मोमेंट लगेंगे उनका समेशन 0। और लास्ट वाला है एक्स के अबाउट, तो एक्स के अबाउट जितने ही मोमेंट आएंगे उन सबका समेशन 0। तो नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है हमारे पास, 6। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल में तो नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास 3, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन ऑफ एम जेड। और 3 डायमेंशनल में हमारे पास है 6, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन ऑफ एफ जेड, समेशन एम वाई, समेशन एम जेड और समेशन ऑफ एम एक्स। ठीक है, ये हमने कैसे देखा, ये हमने देखा पॉसिबल डिफॉर्मेशंस को देखा। फिर उसके बाद हमने ये अगर होने से रोकना है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर एज ए होल और उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे तो वो आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ठीक है, वो अपनी स्पेस से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एक बार बन गया तो उसी जगह रहेगा। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 3 डायमेंशनल है तो ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और 2 डायमेंशनल है तो हमारे पास ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा कि 2 डायमेंशनल में 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है और 3 डायमेंशनल में आपके पास 6 स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ कंडीशंस याद रखनी है और कौन कौन सी कंडीशंस है वो भी याद रखनी है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में। हमारे पास कितने टाइप के सपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट वाला सपोर्ट है हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि ये आपका, ये तो हमने बनाया, इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं थियोरेटिकली तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और ये यहाँ पर आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली किस तरीके का फिक्स सपोर्ट होगा वो शो किया हुआ है। तो ये आपका एक आई सेक्शन है और इसको ये अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्शन, मतलब वहाँ पर आपने फिक्स कर दिया उस जगह, ठीक है, जहाँ पर कनेक्ट करना था वहाँ पर आपने उसको फिक्स कर दिया, जैसा इसमें दिख रहा होगा आपको।
ये आई सेक्शन है तो इसकी वेब को उस दीवार से फिक्स कर दिया, इसकी फ्लेंज को भी दीवार से फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इस पर अगर हम बात करें तो पहले हम वही दो तरीके से देखेंगे, अगर 2 डायमेंशनल में फिक्स सपोर्ट है तो क्या होगा और 3 डायमेंशनल में फिक्स सपोर्ट है तो क्या होगा, ठीक है। ये आगे कंटिन्यू हो सकता है, हमें इस सपोर्ट पर ही बात करनी है, ठीक है। अब इस सपोर्ट पर इसको फिक्स कर दिया तो जिस पॉइंट पर आपने फिक्स किया उस पॉइंट का, अगर वो 2 डायमेंशनल है तो उस पॉइंट का उस पॉइंट पर इस बीम में 3 तरह के डिफॉर्मेशन हो सकते थे। अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, जब हमने 2D के केस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी तब हमने कितने पॉसिबल डिफॉर्मेशन देखे थे, 3 डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड, ठीक है। सेम यहां पर ऐसा होगा कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट में बोल रहा हूं, इस पॉइंट पर 3 डिफॉर्मेशन हो सकते थे। क्या क्या हो सकते थे, ये चाहता तो पॉइंट इधर जा सकता था, डेल्टा एक्स, ये वाला पॉइंट यहां जा सकता था, डेल्टा जेड, डेल्टा वाई, और इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम सकता था तो थीटा जेड, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब ये है कि आपने उस पॉइंट को फिक्स कर दिया, उस पॉइंट को आप कहीं नहीं जाने दे रहे हो, एक्स पे भी नहीं जाने दे रहे हो, वाई में भी नहीं जाने दे रहे हो, और जेड डायरेक्शन में भी आप उसको नहीं जाने दे रहे हो, ठीक है। तो किसी भी डिफॉर्मेशन को आप अगर होने से रोकोगे तो जो, जैसे अगर इस पर आप लोड लगाओगे, ये डिफॉर्मेशन कब होगा, जैसे मैं यहाँ पे कोई लोड लगा देता हूँ, लोड लगाने पर ये पॉइंट अगर इधर से फ्री होता, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता तो नीचे की तरफ मुड़ जाती बीम, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लोड लगा देता तो इधर भी कोई सपोर्ट नहीं होता तो बीम आगे की तरफ चला जाता, इधर से अगर मैं खींचूं और यहाँ कोई सपोर्ट नहीं तो ये आगे चला जाएगा पॉइंट, ठीक है। ये है तो ये नीचे चला जाएगा और इसके साथ में घूम भी जाएगा, ठीक है। तो लोड लगाने पर वो उस पॉइंट में डिफॉर्मेशन हो सकते थे, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट के डिफॉर्मेशंस को रोक दिया। तो किसी भी पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन को आप रोकोगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके एक रिएक्शन जनरेट होगी, ठीक है। कोई भी चीज़ आप कोई भी आप लोड लगाओगे तो उसके अपोजिट आपको रिएक्शन डेवलप होगी। तो जैसे ही मैंने एक्स डायरेक्शन में फोर्स को होने से रोका तो उस एक्स डायरेक्शन में जैसे आपने रोका तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप हुई। और रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हो क्यों रहा है, जब तक आप लोड नहीं लगाओगे तब तक डिफॉर्मेशन इस पॉइंट का नहीं होगा, और तब तक इस पॉइंट का डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो तब तक इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ होगी तभी आप उसको रोकोगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लोड लगाया तो एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन अगर होता तो उसको होने से रोक दिया, तो जैसे ही आपने उसको होने से रोका तो उसकी वजह से रिएक्शन डेवलप होगी। सेम ऐसा ही होगा वाई डायरेक्शन के लिए, और सेम ही ऐसा होगा जब जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात करें, नंबर ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो एक्स डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन था, एक्स डायरेक्शन डिफॉर्मेशन किसकी वजह से आता है, इस फोर्स की वजह से आता है जो इधर खींचता है इसको। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो आया वो आई है मेरी आर एक्स, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होता उसको ये वाला फोर्स रोकता, तो उसके लिए आपके पास जो रिएक्शन डेवलप हुई वो ही आर वाई, और इस वाई की वजह से ही ये इस तरीके से रोटेट होता है, ये ऐसे। तो उसको रोकने के लिए जो रिएक्शन डेवलप हुई आपकी वो ही है आपकी एम जेड, ठीक है। तो 2D फिक्स्ड सपोर्ट में जो नंबर ऑफ रिएक्शंस है वो आपकी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगी हमारी 3, और वो 3 कौन सी है, आर एक्स, आर वाई और एम जेड, ठीक है। 3 रिएक्शन है, आर एक्स, आर वाई और एम जेड। कैसे देखा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोर्ट है वो पॉइंट 3 तरीके के डिफॉर्मेशन उसमें हो सकते थे। किसी भी डिफॉर्मेशन को आप होने से रोकोगे तो उसकी अपोजिट रिएक्शन डेवलप होगी। तो 3 डिफॉर्मेशन पॉसिबल थे, तो तीनों को रोक दिया, तो 3 तरह की रिएक्शन हमारे पास आ गई। रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिना जब आप लोड लगा रहे हो तो उसकी वजह से जनरेट हो रही है, तो वो रिएक्शन है उस लोड का, ठीक है। और वो कैसे है कि उस लोड की वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा था, उसको होने से रोका इस सपोर्ट ने तब। और क्यों तीनों को कैसे रोका, क्योंकि इसका नाम क्या है, फिक्स्ड, उस पूरे पॉइंट को फिक्स कर दिया। तो 3 डिफॉर्मेशन रुके तो उसकी वजह से 3 रिएक्शंस होगी, आर एक्स, आर वाई और एम जेड। ये तो किस केस में, ये है आपका 2D के केस में, ठीक है। अगर यही आपका क्या होता 3 डायमेंशनल, यही आपका 3 डायमेंशनल होता, तो 3 डायमेंशनल में आपको पता ही है कितने डिफॉर्मेशन होंगे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड, ठीक है।
तो जिस तरह का डिफॉर्मेशन वैसा ही आपका रिएक्शन। तो डेल्टा के लिए तो रिएक्शन होगा फोर्स, और रोटेशन के लिए जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, मोमेंट। जैसे यहाँ पर क्या है, mz। ठीक है, तो 3 टाइप के डिफॉर्मेशन थे, तो उन तीनों को रोकने के लिए, फर्स्ट वाले को रोकने के लिए जो आपका फर्स्ट है x वाले को रोकने के लिए तो rx, एक आ जाएगा आपका ry, एक आपका जो z में डिफॉर्मेशन होगा उसके लिए rz। ठीक है, x के अबाउट जो आप रोटेशन दोगे उसको उस रोटेशन को रोकने के लिए mx, y के अबाउट जो होगा उसके लिए my, और z के अबाउट जो होगा उसके लिए mz। ठीक है, x y z के डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए rx ry rz, x डायरेक्शन में जो रोटेशन है उसको रोकने के लिए mx, y में जो रोटेशन होगा y एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होगा उसको रोकने के लिए my, और जो z डायरेक्शन के अबाउट जो रोटेशन होगा उसको रोकने के लिए mz। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर कितनी हो रही है, अगर हम काउंट करें तो 2 + 2 + 2 6, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू 6, और वो क्या हो रही है, rx ry rz mx my mz। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है हमारे पास, 6। किस केस में, 3D के केस में। ये कैसा है, 3D फिक्स्ड सपोर्ट। 3D फिक्स सपोर्ट के केस में 6 रिएक्शंस है, और 2D फिक्स सपोर्ट के केस में कितनी रिएक्शन है, 3 रिएक्शन। ठीक है, और वो हमने देख लिया क्यों जनरेट हो रही, क्योंकि आप डिफॉर्मेशन को यहाँ पर इसने पूरे उस पॉइंट को फिक्स कर दिया, तो उस पर 2 डायमेंशनल में उस पॉइंट पर जितने डिफॉर्मेशन हो सकते थे तो उनको रोका तो उतनी रिएक्शंस, और 3D में जितने डिफॉर्मेशन हो सकते थे तो उनको रोका तो उतनी रिएक्शंस। डिफॉर्मेशन कितने होंगे वो आपने पिछली साइड में देख लिया कि 2 डायमेंशनल में 3 और 3 डायमेंशनल में 6। ठीक है, नेक्स्ट वाला सपोर्ट आता है हमारा हिंज सपोर्ट। ठीक है, अब इन सपोर्ट्स को, अब जो नेक्स्ट हम फर्दर स्टडी करेंगे सपोर्ट्स की, उनको हम कंपेयर करते जाएंगे फर्स्ट वाले से। ठीक है, क्योंकि उसमें सभी तरह के डिफॉर्मेशन को आपने रेस्ट्रिक्ट किया था। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे हम डिफॉर्मेशन को, जिन नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन जिनको हमने रेस्ट्रिक्ट किया उनको कम करते जाएंगे, तो जहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है उधर रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो उसका, इस सपोर्ट का आपका 3D डायग्राम है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट हो सकता है, लेकिन ये अपनी पोजीशन से कहीं आगे नहीं जाएगा। ठीक है, एक तरीके से फिक्स कर दिया, जैसे ये हाथ है तो ये वाला रोटेशन, ये वाले रोटेशन हो रहे हैं, लेकिन ये इस जगह से कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर ये बना हुआ है, ये वाला रोटेशन होगा, ये अपनी जगह से इधर नहीं जाएगा और इस तरफ नहीं जाएगा और ऊपर नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 2D हिंज्ड सपोर्ट के लिए, 2D हिंज सपोर्ट के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें पिछले वाले के कंपैरिजन में यहाँ पर जो रोटेशन है, इस पॉइंट का जो रोटेशन है उसको आपने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो अलाउ करने पर, अब रोटेशन आपने अलाउ कर दिया, उसको रोका नहीं है, तो उसकी वजह से उसको रोकने पर जो आपकी रिएक्शन डेवलप हो रही थी वो रिएक्शन यहाँ पर डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, तो फिर लेकिन एक्स और वाई वाला डिफॉर्मेशन आपने रोका नहीं है, एक्स और वाई वाला जो डिफॉर्मेशन है उसको आपने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। ठीक है, रोक रखा है, सॉरी रोका नहीं है, मतलब आपने उसको रेस्ट्रिक्ट किया, रोका हुआ है। ठीक है, किसको आपने अलाउ कर दिया, आपने अलाउ कर दिया रोटेशन को। ठीक है, तो पिछले वाले से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें 2 डायमेंशनल में आपके कितनी रिएक्शंस आ रही थी, 3, RX RY और MZ, और वो किस वजह से आ रही थी कि x डायरेक्शन के डिफॉर्मेशन को रोका, y डायरेक्शन के डिफॉर्मेशन को रोका, और z डायरेक्शन के अबाउट जो रोटेशन था उसको आपने रोक दिया था। ठीक है, यहाँ पर जो z डायरेक्शन के अबाउट रोटेशन है वो आपने अलाउ कर दिया, और रोकी हुई कितनी चीजें, x और y डायरेक्शन के डिफॉर्मेशन। तो जो रोका है उन्हीं डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन आ जाएंगी। तो रिएक्शन अगर यहाँ पर हम देखें तो इस डायरेक्शन के लिए तो आएगी r, यहाँ लिखेंगे हम r x, और इधर आ जाएगी r y। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शंस वो आपकी हो रही है 2, और वो कौन कौन सी हो रही है, RX RY। ठीक है,
पिछला जो हमने फिक्स सपोर्ट देखा उसी से आप कंपेयर करते जाओगे तो आपको आगे वाले जो सपोर्ट है उनकी रिएक्शन आप डायरेक्टली लिख दोगे, ठीक है। तो ये तो था 2D। 3D में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अगर मेरे इस हैंड को देखें यहाँ से तो फिक्स है, लेकिन ये वाला रोटेशन इसमें हो रहा है, ठीक है। कौन सी एक्सिस के अबाउट है, Z, ये हो रहा है X के अबाउट, और ये वाला रोटेशन भी हो रहा है जो Y के अबाउट है, ठीक है। तो 3 तरह के रोटेशन, तीनों रोटेशन तो इसमें अलाउ कर दिए। बचा क्या, ये वाला पॉइंट X वाले में नहीं जाएगा, Z में नहीं जाएगा और Y में नहीं जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन वाले जितनी भी रिएक्शंस थी उनको हटा करके जितनी भी डिफॉर्मेशन वाली रिएक्शंस बची वो जनरेट होगी। तो वहां पर अगर हम फिक्स्ड में देखें तो 6 थी, RX, RY, RZ, MX, MY, MZ। तो जो मोमेंट, जो रोटेशन वाली रिएक्शंस है वो तो आपकी हट जाएंगी, सिर्फ बचेगी क्या, सिर्फ डिफॉर्मेशन वाली। तो बची कितनी यहाँ पर 3, और तीनों कितनी कौन कौन सी होंगी, नंबर ऑफ रिएक्शंस वो क्या हो जाएंगी आपके 3, और 3 कौन सी होंगी, RX, RY, RZ, ठीक है। कोई भी रोटेशन वाली रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि रोटेशन को आपने अलाउ किया हुआ है 2D और 3D दोनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे RX, RY और RZ, और अगर 2D में बात करें तो RX एंड RY, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो आपका सपोर्ट होगा वो है आपका रोलर सपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हो इस रोलर सपोर्ट में, ये इस रोलर की वजह से ये X डायरेक्शन में जा सकता है और मोमेंट तो आपने अलाउ किया हुआ ही है, ठीक है। X डायरेक्शन में जाएगा और मोमेंट तो आपने अलाउ ही किया, तो फिर कौन से वाले डायरेक्शन में कहीं नहीं जाएगा, ये जो आपका Y डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को एनालाइज करो, ये यहाँ पर हिंज था, उसकी वजह से रोटेशन अलाउ था, तो वो यहाँ भी अलाउ है, पिछले वाले में भी अलाउ था। तो जो रोटेशन की वजह से जो रिएक्शन आएगी वो यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होगी। X में आप देखो तो X में अब ये मूवमेंट कर सकता है, इससे पिछला वाला X में मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। तो फिर अगर 2D में हम देखें तो कितने मोमेंट है, सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो आपका Y डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पर रोका हुआ, तो यहाँ पर एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगी RY। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2D रोलर सपोर्ट, 2D रोलर सपोर्ट। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो रही है, 1, और वो कौन सी हो रही है, RY, ठीक है। इस केस में वो हो रही है आपकी RY। अगर इसको इसी 2D को इस तरीके से बना दिया, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपने Y वाला डिफॉर्मेशन अलाउ कर दिया, X वाला रोक दिया, तो नंबर ऑफ रिएक्शन तो वो एक ही होगी, और वो कौन सी हो जाएगी इस बार, RX, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा डायग्राम से कि किस डायरेक्शन में आपका डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं है, तो उस जिसमें अलाउ नहीं है वो वाली आपकी रिएक्शन डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर X में अलाउ नहीं थे तो RX, यहाँ पर Y में अलाउ नहीं है तो RY, ठीक है। अब अगर हम 3D में बात करें, ठीक है, 3D रोलर सपोर्ट की अगर आप बात करते हो तो मैं 3D बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। हिंज है तो कोई भी रोटेशन नहीं होगा, पिछले वाले जैसा ही हिंज है, यहाँ पर भी नीचे यहाँ पर रोलर लगे हुए हैं। अब देखो इसको आप कंपेयर कर सकते हो, जो कूलर का स्टैंड है तो कूलर के स्टैंड का जो नीचे पहिए होते हैं उसका एक ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट हो सकता है, वो किधर नहीं जाता, सिर्फ ऊपर नीचे, ठीक है। और रोटेशन तो हमने वैसे ही अलाउ किए हुए हैं, हिंज वाले में भी अलाउ थे, तो फिर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से 2 डेल्टा आपके हो जाएंगे, कौन सा वाला बचा, डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड तो आपका अलाउ है, कूलर का जो स्टैंड है उसका ये वाला मूवमेंट हो सकता है उस पहिए का, और ये वाला मूवमेंट भी हो सकता है, लेकिन वो अप डाउन नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर भी और जो रोटेशन की हम बात करें तो वो तो पहले से अलाउ है, तो तीनों रोटेशन वाली रिएक्शन भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ रिएक्शन है 3 डायमेंशनल रोलर सपोर्ट में वो भी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। और वो किस तरीके की होगी, अगर इसमें देखें तो इसमें हो रही है वो RY। तो नंबर ऑफ
रिएक्शंस आपकी कितनी है 1 और वो है ठीक है। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कूलर का स्टैंड है आपका, तो उसका एक्स में और जेड वाला मूवमेंट होगा लेकिन वो वाई में कहीं नहीं जाएगा, और 3 रोटेशन तो वैसे ही अलाउ थे हमारे जब ये हिंज बना देते हैं ठीक है। तो स्टार्ट किया हमने फिक्स में से हम एक एक डिफॉर्मेशन जो रेस्ट्रिक्टेड था उसको कम करते जाएंगे तो नंबर ऑफ रिएक्शंस आपकी कम होती चली जाएंगी ठीक है। फोर्थ वाला जो हमारा जॉइंट है उसको हम बोलते हैं स्लाइडर या फिर गाइडेड रोलर ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा सा एनालाइज करना है कौन सा डिफॉर्मेशन आपका गिवन है और कौन सा आपका नहीं गिवन है। जो आपका अलाउ है उसको छोड़ करके जो रेस्ट्रिक्टेड है वो वाली आपकी रिएक्शंस हो जाएंगी ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर कोई हिंज नहीं है, हिंज नहीं होने से ये रोटेट नहीं करेगा, और अगर आप इस डायरेक्शन में देखो एक्स डायरेक्शन में भी कहीं नहीं जाएगा। कौन सा वाला डिफॉर्मेशन आपको अलाउड है इसमें अगर आप देखो एनालाइज करके, तो ये रोलर की वजह से ये ऊपर नीचे, ये जो यहाँ पे 3 जो ये रोलर लगा हुए हैं इसकी वजह से ये ऊपर नीचे चला जाएगा, मतलब वाई डायरेक्शन वाला डिफॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल है, मतलब वाई डायरेक्शन वाले डिफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, बाकी सबको आपने क्या कर दिया रेस्ट्रिक्ट। यहाँ पर इनकी सिर्फ हम 2D की ही एनालाइज करेंगे क्योंकि 3D के लिए आपको केस गिवन होने चाहिए कि क्या हो रहा है 2D ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो y वाला डिफॉर्मेशन आपका अलाउड है ठीक है। बाकी के जो दो थे डेल्टा x और थीटा z वो आपके अलाउड नहीं है, तो वो रिएक्शन बन जाएंगे यहाँ पर। तो आ जाएगा ये rx और आ जाएगा mz। इस वाले में आप देखोगे तो इसमें x अलाउ है, y और mz अलाउ नहीं है, तो ry और mz। तो गाइडेड रोलर जो होंगे हमारे स्लाइडर वहां पर 2 टाइप के होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस आपकी हो रही है 2, और वो क्या हो रही है इस वाले में तो हो रही है rx mz। इसमें देखें नंबर ऑफ रिएक्शंस ry mz ठीक है। इनकी 3D एनालिसिस हम नहीं कर सकते क्योंकि 3D में आपको ये गिवन होना चाहिए कि आपका जैसे 3 डिफॉर्मेशन है तो तीनों में से कौन से 2 डिफॉर्मेशन आपके अलाउ किए हुए हैं ठीक है। तो वो आपको जब आप एक्चुअल में 3D में देखोगे वो चीज़ तभी आपको पता चलेगा। तो इसकी सिर्फ 2D एनालिसिस होगी। तो 2D में आपके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y वाला आपको अलाउ किया हुआ है ठीक है, y वाला अलाउड है, तो बचे हुए कितने rx और mz। इसमें x वाला अलाउड है तो बचे कितने ry और mz। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो जाएगी 2 ठीक है। तो अगर आप इन सपोर्ट्स की रिएक्शंस को अगर फिक्स्ड वाले सपोर्ट से कंपेयर करते हुए चलोगे, या फिर आपने फिक्स्ड को अच्छे से समझ लिया और उसके बाद में आपने डायग्राम में देखा कि कौन सा डिफॉर्मेशन अलाउ है, तो उसको छोड़ करके जो जो अलाउ नहीं है वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी रिएक्शंस ठीक है। तो अगर फिर से एक बार इसको समराइज करें सबको, तो फिक्स्ड वाले सपोर्ट में 2 डायमेंशनल में आपके पास कितनी रिएक्शन है 3 rx ry rz। 3 डायमेंशनल में आपके पास कितनी रिएक्शन है 6 rx ry rz mx my mz ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड है उस पॉइंट को ही आपने फिक्स कर दिया, तो जितने पॉसिबल डिफॉर्मेशन थे उतनी आपकी रिएक्शंस। हिंज में अगर आप देखोगे तो 2 डायमेंशनल में आपकी 2 होंगी क्योंकि आपने रोटेशन को अलाउ कर दिया, तो rx और ry। और 3D में देखोगे आप तो सारे रोटेशन के बाद में जो डिफॉर्मेशन वाले बचेंगे rx ry और rz, मतलब 3। रोलर सपोर्ट में हमारे 2D के केस में हमने रोटेशन भी अलाउ किया और x डायरेक्शन का डिफॉर्मेशन भी अलाउ किया, तो बचा क्या सिर्फ y डायरेक्शन वाली रिएक्शन, तो ry। और अगर 3D में हम बात करेंगे, हाँ अगर आप ये इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट हो तो इसमें y वाला डिफॉर्मेशन अलाउ कर दिया तो रिएक्शन क्या आ जाएगी rx और आपका रोटेशन तो अलाउड ही है। 3D में भी हमने कूलर वाले एग्जांपल से देखा कि 2 डिफॉर्मेशन अलाउड है और 3 रोटेशन अलाउड है, तो बची फिर से क्या एक ही रिएक्शन जो आपका y डायरेक्शन वाला होगा ठीक है। रोलर्स गाइडेड रोलर या स्लाइडर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 तरह के स्लाइडर हैं, एक में आपका y वाला डिफॉर्मेशन अलाउड है, एक में x वाला डिफॉर्मेशन अलाउड है। तो उसके अलावा जो जो अलाउ नहीं है, जैसे इसमें y अलाउड है तो rx और mz, इसमें आपका x वाला अलाउड है तो mz और
आर वाई, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर 2 डायमेंशनल में कितनी होगी, 2। ठीक है, 3D की स्टडी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं इसकी, क्योंकि 3D में वो एक्चुअल 3D में आप जब देखोगे तो वहां पर आपको जो आर एक्स आर वाई आर जेड है उनके डिफॉर्मेशन आपको वहाँ पता होने चाहिए कि उनमें से कौन कौन से डिफॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी अब 2D एनालिसिस करते हैं, तो 2D में यहाँ पर आ जाएंगी नंबर ऑफ रिएक्शंस आपकी 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट में एक तो देख लिया आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक हमने देखा सपोर्ट्स कितने। सेकंड नेक्स्ट वाला जो बेसिक हम स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 टाइप के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, एक तो होते हैं पिन जॉइंटेड फ्रेम या उन्हें बोलते हैं ट्रसेस, एक होता है हमारे रिजिड जॉइंटेड फ्रेम या फिर उनको डायरेक्टली हम फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले हम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर हम पिन जॉइंटेड फ्रेम को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा पिन जॉइंटेड फ्रेम है, सेकंड वाला हमारा रिजिड जॉइंटेड फ्रेम है या फिर इनको बोलते हैं डायरेक्टली फ्रेम। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फ्रेम स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है तो सबसे पहले रिजिड जॉइंटेड का मतलब क्या है कि जो असेंबल कंपोनेंट्स को आप असेंबल कर रहे हो, कंपोनेंट्स जिन जिन कंपोनेंट्स को आप असेंबल कर रहे हो उनके बीच का जो जॉइंट है वो कैसा है, रिजिड। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखें तो सबसे पहले तो हम बेसिक फ्रेम की अगर हम बात करेंगे तो बेसिक फ्रेम जो हमारा है वो हमारा कैंटिलीवर होता है। बेसिक का मतलब ये होगा सबसे सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेम। अगर हम देखें तो सबसे या फिर सबसे छोटा फ्रेम जिसमें सबसे लोवेस्ट मेंबर्स होंगे वो हमारा कौन सा है, वो हमारा कैंटिलीवर बीम है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है। और हम फ्रेम स्ट्रक्चर के एग्जांपल देखें तो जैसे ये भी हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये आपके जो कंपोनेंट्स के बीच में असेंबली हुई है वो आपके रिजिड है। रिजिड होने का मतलब एक बार जो ये एंगल फिक्स हो गया, ये एंगल हमेशा यही रहेगा, ये एंगल आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जैसे इसको मैं बोलूँ ये बीम है, तो ये आपके दोनों क्या है, कॉलम्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स नेवर चेंज। ठीक है, ये आपके कैंटिलीवर है कि जो एलिमेंट्स है आपके कनेक्टिंग एलिमेंट्स उनके बीच का एंगल कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए इनको बोला रिजिड जॉइंटेड। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आता है कि कितना एंगल होता है रिजिड जॉइंटेड के बीच में, तो उसमें फिर आपका आंसर होगा कि जो एक बार डिसाइड हो गया वही रहेगा। कोई आपका पर्टिकुलर एंगल नहीं कि 90, 120, 135 ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं। अगर आपने एक बार जो उन दोनों के बीच में एंगल डिसाइड हो गया, फाइन, वही एंगल हमेशा रहेगा, इसलिए इनको बोला रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। इसका जो नाम है वो भी कई बार आ जाता है, तो पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम बोलते हैं इसको। ठीक है, जो बेसिक मेरा जो आपका रिजिड जॉइंटेड फ्रेम है वो क्या है, कैंटिलीवर। जो सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेम है वो आपकी कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, अब इसको हम स्टडी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस कैंटिलीवर बीम पर कोई भी जनरलाइज फोर्स लगा दिया P। ठीक है, जनरलाइज फोर्स मतलब कि 2 डायमेंशनल है, ये 2D में हम बात कर रहे हैं, और आपने कैसा फोर्स लगा दिया, जनरलाइज फोर्स P। ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, y डायरेक्शन वाला और P x डायरेक्शन वाला। ठीक है, अब इसके मेंबर पे कितने मेंबर है, इसमें एक मेंबर है, एक सपोर्ट और 2 सपोर्ट। एक सपोर्ट आपका फिक्स्ड है और एक सपोर्ट आपका, एक एंड आपका कैसा है, फ्री। ठीक है, एक एंड पे फिक्स सपोर्ट है और एक एंड आपका कैसा है, फ्री। तो ये आपका कैंटिलीवर होता है, उस पर हमने जनरलाइज लोड लगाया जो पर्टिक किसी भी एंगल पे था, तो उसके 2 कंपोनेंट आए, एक वर्टिकल और एक आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इन लोड्स की वजह से हम स्टडी करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, एक सेक्शन कट किया XX। ठीक है, और उस सेक्शन से दोनों पोर्शन को अलग अलग करके निकाल लिया, इसको हम बोलते हैं FBD। फ्री बॉडी, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, जिसमें हम सभी
फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस को शो करेंगे और वो सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस आपस में मिलकर के स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है, जो हमने देखी थी 2D और 3D में। तो वो यहाँ पर हमने फिर से हम उन्हीं फोर्स को यहाँ लगाएंगे। दो कंपोनेंट आ रहे थे हमारे, तो हम कंपोनेंट को लिखते हैं Px और एक आ रहा था Py, और किसकी वजह से, जो आपका P लग रहा था, ठीक है। अब इस सेक्शन पे हम स्टडी करते हैं इधर वाले पोर्शन पे। अब फ्री बॉडी डायग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये पूरा पोर्शन आपस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, ये पूरा पोर्शन आपस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, और इस सेक्शन के अबाउट, इस सेक्शन पे जो फोर्स लगेंगे वो भी आपस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हुए चलेंगे। अब अगर मैं Py की बात करूं तो Py की वजह से ये जो आपका एलिमेंट है, ये येलो वाला, इसको मैं बोल रहा हूं, इसको हम नंबर दे देते हैं B, हम इसको बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं A, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे Py की वजह से क्या हो रहा है। Py इस एलिमेंट को नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ठीक है। Py क्या कर रहा है, इस एलिमेंट को नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो इस सेक्शन के अबाउट ये वाला नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए भाई क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे ही हमने फोर्सेज लगाए तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, यही तो हमारा एनालिसिस था, ठीक है। सपोर्ट पे क्या क्या रिएक्शन आएंगी वो हम देख चुके हैं। फिक्स सपोर्ट है तो कितनी रिएक्शन आनी चाहिए, 3, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इस मेंबर के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आगे हम स्टडी करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हमने Py लगाया। Py क्या कर रहा है, इस पूरे को एलिमेंट को नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो उस स्लाइडिंग को रोकने के लिए इस पे इंटरनली कुछ ना कुछ फोर्सेज जनरेट होंगे, और कैसे जनरेट होंगे, इसको नीचे स्लाइड कर रहा है ये सेक्शन के अबाउट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयर, कि ये इस सेक्शन के अबाउट इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, और उसको रेजिस्ट करने के लिए, जिसके लिए इसके इंटरनली जो इसमें फोर्स जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे शेयर फोर्स, ठीक है। और हमने यहाँ पर सपोर्ट के लिए हमने जो बोला था, यहाँ जो फोर्सेज जनरेट हो रहे थे इनको हम बोल रहे थे रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन क्यों जनरेट हो रहे थे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो जो डिफॉर्मेशन उस पॉइंट पर हो सकते थे, और उस पॉइंट के डिफॉर्मेशन को आपने रोका, तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगी, रिएक्शंस, ठीक है। सेम इस मेंबर पे जो जो डिफॉर्मेशन होंगे उनको रोकने के लिए जो जो फोर्सेज जनरेट होंगे वो इस मेंबर के क्या हो जाएंगे, रिएक्शंस। लेकिन जो सपोर्ट पे रिएक्शन जनरेट होगी उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रिएक्शंस, और जो इंटरनल मेंबर में जो रिएक्शन जनरेट होगी उनको हम बोलेंगे इंटरनल रिएक्शंस, ठीक है। तो दो टाइप के रिएक्शन होंगे, एक्सटर्नल रिएक्शंस और इंटरनल। एक्सटर्नल रिएक्शंस तो होंगे आपके जो सपोर्ट पे जनरेट होंगे, और इंटरनल रिएक्शन होंगे इंटरनल मेंबर के अंदर, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं कि Py की वजह से इस सेक्शन के अबाउट ये नीचे की तरफ स्लाइड होगा, और स्लाइडिंग को रोकने के लिए इसमें एक फोर्स जनरेट होगा, ये डाउनवर्ड है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आ जाएगी अपवर्ड, और इसको हम बोल रहे हैं शेयर फोर्स। तो ये शेयर फोर्स इस Py को बैलेंस कर देगा। कैसे बैलेंस करेगा कि y डायरेक्शन में जितने ही फोर्सेज होंगे वो सब, जैसे ये Py डाउनवर्ड है तो शेयर फोर्स आपका अपवर्ड, तो y डायरेक्शन में जितने ही फोर्सेज है उनका समेशन आपका 0, ठीक है। ये यहाँ पर है, इस सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे भी हमेशा इक्विलिब्रियम होगा, तो शेयर फोर्स एक ऐसे लगेगा, तो ये यहाँ पर शेयर फोर्स इस टाइप से, ठीक है। तो एक रिएक्शन तो आ गई आपकी शेयर फोर्स वाली, और ये इधर ऐसा है तो इस तरफ इसी के अपोजिट इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए ये आ जाएगा इधर अपवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ये Py एक और फिनोमिना जनरेट करेगा। Py एक और फिनोमिना आपका जनरेट करेगा कि ये फोर्स यहां लग रहा है इस सेक्शन पे, आप देखो तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या करता है, उस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो बैंड करने की कोशिश करेगा, ये इसको यहां से बैंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उस बैंड, उस एलिमेंट की, इस बी वाले एलिमेंट को बैंड होने से रोकने के लिए इसमें इंटरनल जिस डायरेक्शन में ये मोमेंट लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होगा, और उसको हम बोलेंगे यहाँ पर बैंडिंग मोमेंट। क्यों जनरेट हो रहा है वो मोमेंट, क्योंकि वो बैंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए जनरेट हो रहा। तो ये वाली डायरेक्शन थी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दिस फोर्स, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, और वो है आपका बेंडिंग मोमेंट। इधर ऐसा है तो इस पोर्शन में आ जाएगा, और इस वाले को फिर इक्विलिब्रियम में करना है तो इधर आ जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट, ठीक है।
लास्ट चीज आपकी बची है पीएक्स। पीएक्स का क्या काम होगा, ये इसको इधर की तरफ पुश करेगा, और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस एलिमेंट के एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इसको पुश करेगा, ठीक है, एक्सियल डिफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए यहां पर जनरेट होगा, इसको हम बोलेंगे एक्सियल थ्रस्ट, और इधर भी फिर से वही आ जाएगा एक्सियल थ्रस्ट, और इस तरफ हम देखेंगे तो ठीक है। तो ये बी वाला एलिमेंट एक्सटर्नल इंटरनल रिएक्शंस मिलाकर के इक्विलिब्रियम में है, इधर वाला भी इक्विलिब्रियम में, और इस सेक्शन पे आप देखोगे तो ये भी आपस में पूरा कैसा है, इक्विलिब्रियम में, कि इधर ये लग रहा तो ये डाउनवर्ड, ये ऐसे लग रहा तो ये डाउनवर्ड, ये इधर लग रहा तो ये इधर डाउनवर्ड। तो अब यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन है, सपोर्ट रिएक्शंस आपके 3 आ गई, जो हमने बोला था 3 रिएक्शंस होंगी, वो हम देखते आ रहे हैं। इंटरनल मेंबर अगर हम देखें तो ये आपका बेसिक फ्रेम था, तो बेसिक फ्रेम के और कैसा लिया था हमने, 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल बेसिक फ्रेम के केस में नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस कितनी आई, एक शेयर फोर्स, एक बेंडिंग मोमेंट और एक आपका एक्सियल थ्रस्ट, ये आपने देखी पॉसिबल। तो कितनी पॉसिबल है, एक मेंबर में आपकी 3 इंटरनल रिएक्शन पॉसिबल है। अब अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, एक सिंगल एलिमेंट, इसकी मैं बात करूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, और एक एलिमेंट में कितनी पॉसिबल है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ तीनों एलिमेंट में मिलाकर के इंटरनल रिएक्शन पॉसिबल कितनी हो जाएगी आपकी, एक में 3 है तो 3 में कितनी हो जाएगी, 3 × 3, नंबर ऑफ 3 × 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसी को अब हम लैंग्वेज में लिखेंगे कि नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन पॉसिबल इन ए मेंबर ऑफ rigid 2D rigid frame is equal to m, ठीक है। if there are number of internal reaction possible in a 2D rigid frame is equal to 3, ठीक है। 3 क्या है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और एक्सियल थ्रस्ट। if there are m number of members, कि वहां पर m नंबर ऑफ मेंबर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस कितनी होगी, क्योंकि आपको क्या, आपका एम क्या है कि आपको सभी मेंबर्स में जो एक्सटर्नल फोर्स आएंगे उनकी वजह से क्या क्या इंटरनल फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं वो निकालने, यही हमारा एनालिसिस है, ठीक है, जो हमने शुरू में देखा था। तो आपके एक मेंबर में 3 आ रही है, और ऐसे अगर आपके पास 10 मेंबर है तो हर मेंबर में 3 होगी, तो 10 में कितनी हो जाएगी, 30, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ए मेंबर ऑफ 2D रिजिड फ्रेम देयर आर 3 नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस, ठीक है। इफ देयर आर m नंबर ऑफ मेंबर्स देन द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन इज इक्वल टू 3 × m, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम इन ए 2D rigid frame there are three internal reactions in each members, ठीक है। 3 इंटरनल रिएक्शंस आपकी कौन सी है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक बेंडिंग मोमेंट, एक शेयर फोर्स और एक आपकी आ जाएगी एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है। उसमें फिर आप लिखोगे इफ there are m number of members then total number of internal reactions is equal to 3 × m। फिर से अगर हम लिख दें यहाँ पर, तो एक्सियल थ्रस्ट, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, ठीक है। इफ देयर आर m नंबर ऑफ मेंबर देन द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस आर इक्वल टू 3 × m, क्योंकि एक मेंबर में कितनी है, 3, ठीक है। और तीनों क्या है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है। तो ये तो बात होगी इंटरनल रिएक्शंस की।
नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि ये 2 डायमेंशनल है। कितने जॉइंट है यहाँ पर, एक फिक्स्ड है और एक आपका फ्री है, जहाँ भी डिसकंटिन्यूटी होगी वो हमारे जॉइंट होंगे, ठीक है। 2 डायमेंशनल है, तो अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम एक पर्टिकुलर जॉइंट पर 3 तरह के स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे इसको हम देखें, इसको आप कितनी तरीके से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कर सकते हो, एक्स में जितने फोर्स है, वाई में जितने फोर्स है, और जो जेड के अबाउट जितने आपके मोमेंट लग रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर जॉइंट पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस जॉइंट के अबाउट जितने एक्स में फोर्स लग रहे हैं, जितने वाई में फोर्स लग रहे हैं, और जितना मेरा रोटेशन हो रहा है, ठीक है। सेम मैं इधर इस जॉइंट की बात करूँ तो एक्स में कितने हैं, वाई में जितने फोर्स है, और एक आपका जेड के अबाउट जितने रोटेशन है, ठीक है। तो इन ए 2D रिजिड फ्रेम हर जॉइंट पर आप 3 तरह के इंटरनल रिएक्शन लिख सकते हो, 3 तरह के इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख सकते हो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड। और अगर देयर आर जे नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट अगर आपके पास में जे है तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3 इंटू जे, क्योंकि एक जॉइंट पे आप कितने लिख पा रहे हो, 3। फिर से देखेंगे तो इस जॉइंट पे आप कितने लिख पा रहे हो, एक्स में, वाई में और आप जेड में लिख रहे हो। तो आपके हर जॉइंट पे 3 तरीके की इंटरनल रिएक्शंस, 3 तरह की आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ जॉइंट आपके पास जे है तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू जे। तो यहां पर हम इसको भी लिखेंगे, इन ए 2D rigid frame number of equilibrium condition at every joint is 3। और 3 कौन सी है, समेशन fx0 fy0 समेशन ऑफ fx0 fy0 समेशन ऑफ mz0। हर जॉइंट पर 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लिख सकते हैं, वो है समेशन fx fy mz0। ये आपने देख लिया। इस पॉइंट को अगर आपको इक्विलिब्रियम में देखना है तो 3 कंडीशन लिखोगे, x में जितने फोर्स, y में जितने और z के बाद जितने आपके मोमेंट लग रहे हैं। और फिर अगर हम देखें, इफ देयर आर j number of joints, if there are j number of joints, then total number of available conditions वो कितनी हो जाएगी, 3 इंटू दी जे, ठीक है। एक जॉइंट पे 3 अवेलेबल है और नंबर ऑफ जॉइंट आपके जे हैं तो कितनी हो जाएगी, 3 इंटू जे। या जैसे बोले हम एक जॉइंट पे 3 है और नंबर ऑफ जॉइंट अगर आपके 5 है तो हर जॉइंट पे 3 है तो 3 इंटू 5 15, ठीक है। तो नंबर ऑफ, इफ देयर आर जे नंबर ऑफ जॉइंट्स देन टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कंडीशंस इज इक्वल टू 3j एट एवरी जॉइंट in a 2D rigid frame at every joint there are 3 number of equilibrium conditions available। वो क्या हो जाएगी, समेशन fx समेशन fy समेशन ऑफ mz0, ठीक है। ये जितना भी बेसिक हम पढ़ रहे हैं, आगे हम जब इंडिटर्मिनेसी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डायरेक्टली यूज लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो वहाँ पर आपको इंडिटर्मिनेसी के क्वेश्चंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये सारी स्टडी तो थी 2D के लिए। हम 3D रिजिड फ्रेम की बात कर लेते हैं। 3D रिजिड फ्रेम की हम बात करते हैं। तो जैसे 3D रिजिड फ्रेम हम बनाएं, ये आपका कोई सपोर्ट होगा, एक्सिस की बात करें हम, ये z, ये x, ये y, ठीक है। कोई भी फोर्स लग रहा है जो तीनों से किसी न किसी
एंगल पर है। तो उसके तीनों में कंपोनेंट होंगे, एक इधर भी कंपोनेंट होगा, एक इधर भी कंपोनेंट होगा, और एक जो z के अबाउट जो होगा वहाँ पर भी एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो इसको अब इस तरीके से समझेंगे हम। ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, इस पर अगर आप देखोगे तो एक एक्सिस x, y और z। ठीक है, जो x के अबाउट जो कंपोनेंट होगा उस फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है ये दो चीज़ें करेगा। ये जो फोर्स यहाँ पे लग गया, जैसे कि ये फोर्स लग गया, तो आप इस पोर्शन पे अगर आप देखोगे तो ये फोर्स एक तो इस सेक्शन, अगर वो सेक्शन मेरा ये है तो ये फोर्स एक तो इस सेक्शन के अबाउट उसको स्लाइड करने की कोशिश करेगा और उसको रेजिस्ट करने के लिए क्या जनरेट होगा, शेयर फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट तो यहाँ पर आएगा जो एक्स डायरेक्शन में शेयर फोर्स था। ठीक है, ये है, यहाँ से जो लग रहा है ये इसको शेयर करने की कोशिश करेगा, तो एक शेयर फोर्स। एक ये फोर्स इस सेक्शन पे, ये जो मेरा ये जो पाम है ये इस सेक्शन पर क्या करेगा, एक बैंड करने की कोशिश करेगा, तो उस बैंड को रेजिस्ट करने के लिए बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा, वो होगा बेंडिंग मूवमेंट। और ये वाला किस एक्सिस के अबाउट बेंड करने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है जो बाहर की तरफ आपकी एक्सिस निकल रही है, ये जो थंब है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा, तो वो वाली जो एक्सिस आपका जो मोमेंट होगा वो होगा बेंडिंग मूवमेंट z। ठीक है, इस कंपोनेंट की हमने बात कर ली। एक कंपोनेंट होगा जो इस तरफ होगा, मैं अब इसको ऐसे शो कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, ये वाला हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब ये होगा ये वाला कंपोनेंट, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो अब इसको, ये वाला जो कंपोनेंट है ये आगे की तरफ स्लाइड करेगा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट इसको आगे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। ये इस कंपोनेंट की हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इस कंपोनेंट की बात। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट इसको आगे की तरफ स्लाइड करेगा, तो ये कौन सी वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन जो शेयर फोर्स की वो होगी शेयर फोर्स z। ठीक है, ये वाला। और ये वाला जो बेंड करने की कोशिश करेगा इसको, ये किसके अबाउट बेंड करेगा, ये वाला जो एक्सिस है आपका y वाला, ये आपका किसके अबाउट बेंड करेगा, y के अबाउट बेंड, तो बेंडिंग मोमेंट y। ठीक है, अब बचे आपका एक ये वाला कंपोनेंट है, ये क्या करेगा, ये इधर इसको थ्रस्ट करने की कोशिश करेगा, तो उस थ्रस्ट को रेजिस्ट करने के लिए एक्सियल थ्रस्ट जनरेट होगा, वो है आपका एक्सियल थ्रस्ट। एक क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेशन लग सकता है। ठीक है, और ये जो रोटेशन क्या होगा, एक्स के अबाउट जो आपका रोटेशन होगा, ये वाला रोटेशन, ये होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, ये इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, तो उस ट्विस्ट को रेजिस्ट करने के लिए एक और जनरेट होगा, वो होगा ट्विस्टिंग मोमेंट, इसको हम बोल रहे हैं ट्विस्टिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही है यहाँ पर, 6। नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरनल रिएक्शंस कितनी आ रही है, 6। वहां पर कितनी आ रही थी, 3। बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और एक्सियल थ्रस्ट। यहाँ पर कितनी आ रही है, 6। 2 तो शेयर फोर्स, 2 बेंडिंग मोमेंट, एक एक्सियल थ्रस्ट और एक आपका ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एट in a 3D rigid frame at every member there are 3 number of internal reactions, there are 6 number of internal reactions, and if there are m number of members then the total number of internal reaction is equal to 6 into m। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं। in a 3D rigid frame, in a 3D rigid frame there are 6 numbers of internal reactions possible at every member। ठीक है, 6 कौन सी होगी, 2 शेयर फोर्स, 2 बेंडिंग मोमेंट, एक एक्सियल थ्रस्ट और एक ट्विस्टिंग मोमेंट, इतनी रिएक्शंस आ सकती हैं। तो यहां पे लिखें इफ देयर आर m number of
members, ठीक है. Then total number of internal reactions is equal to 6m. और वो कौन से हैं 6m? अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं shear force X, shear force Z, bending moment X, bending moment Y, bending moment Z, axial thrust और आपका twisting moment. Axial thrust. ठीक है. If there are m number of member, then the total number of internal reaction is equal to 6m. ठीक है. 2D में हमने देखा था if there are m number of member, then the total number of internal reactions. ये सब हम possibilities देख रहे हैं, तो वहाँ पर कितनी हो जाएगी? If there are m number of member, then the in a 2D rigid frame total number of reactions कितनी हो जाएगी? 3 into m. Bending moment, shear force और axial thrust. 3D में आपके हो जाएंगी 6. ठीक है. वहाँ पर भी हमने देखा था हर जॉइंट पर कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लिख सकते हो, तो वहाँ पर हर जॉइंट पर 3 लिख सकते थे, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन ऑफ एम जेड. यहाँ पर हम देखेंगे तो हर जॉइंट पर ये 3D है, तो वहाँ पर 3 लिख सकते थे, तो यहाँ पर कितने लिख सकेंगे? 6, समेशन एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई और एम जेड. तो इफ देयर आर j नंबर ऑफ जॉइंट्स, देन द टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इक्वल टू 6 into j. ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे हम in a 3D rigid frame 3D rigid frame at every joint 6 number of equilibrium conditions available. 6 number of equilibrium conditions available. वो कौन कौन सी होगी? Summation of fx0, summation of fy0, summation of fz0, fz0, summation of mx, summation of my0, mz0. ठीक है. If there are in a 3D rigid frame at every joint 6 number of equilibrium conditions available, और वो कौन सी है? एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई और एम जेड. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें फिर देखेंगे इफ देयर आर j नंबर ऑफ जॉइंट्स, देन द टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल, वो कितनी हो जाएगी? 6 into j. तो इफ देयर आर j number of joints, then total number of equilibrium conditions available is equal to 6 into j. ठीक है. हर जॉइंट पर 6 अवेलेबल थी, और ऐसे कितने नंबर ऑफ जॉइंट j है, तो टोटल कंडीशंस कितनी हो जाएगी? 6 into j. ठीक है. फिर से समराइज करेंगे हम इसको.
काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको इंडिटर्मिनेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2D रिजिड फ्रेम या हम फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें हमने 2D का बेसिक फ्रेम देखा था, कैंटिलीवर, और रिजिड का मतलब ये कि जॉइंट के बीच में अगर आपने जो एक बार एंगल डिसाइड कर दिया वो एंगल आपका चेंज नहीं होगा, ये रिजिड फ्रेम है। ठीक है, 2D रिजिड फ्रेम में मैंने जनरलाइज लोड लगाकर देखा तो एक सेक्शन पर जो आपने देखा उस इंटरनल मेंबर के एक सेक्शन पे 3 तरह की इंटरनल रिएक्शंस आई। रिएक्शन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोड लगाने की वजह से आ रही, लोड नहीं होता तो रिएक्शंस नहीं आएंगी। तो और इंटरनल इसलिए बोल रहे हैं कि मेंबर के इंटरनल पोर्शन में आ रही है, और एक्सटर्नल रिएक्शन होती है हमारी सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, 2D के केस में हमारी जो एक मेंबर में इंटरनल रिएक्शंस आती है 3, तो अगर नंबर ऑफ मेंबर m हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपकी टोटल 3m। ठीक है, और 2D के केस में हर जॉइंट पर 3 कंडीशन आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम की, वो आपने स्टार्टिंग में देखा था। तो और अगर नंबर ऑफ जॉइंट आपके कितने हैं j, तो वो कितनी हो जाएगी 3 इंटू j। ठीक है, 3D रिजिड फ्रेम में हमने देखा तो हमने जब 3D में फोर्स लगा के देखे तो एक 3D फ्रेम के इंटरनल मेंबर पर 6 टाइप ऑफ इंटरनल रिएक्शन पॉसिबल है, 2 बेंडिंग मोमेंट, 2 शेयर फोर्स, एक एक्सियल थ्रस्ट और एक ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखा कि इन ए 3D रिजिड फ्रेम देयर आर 6 नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस पॉसिबल एट एवरी मेंबर इफ देयर आर, अगर m नंबर ऑफ मेंबर है तो वो हो जाएंगे 6m। ठीक है, अगर एक मेंबर में 6 अवेलेबल है, 6 पॉसिबल इंटरनल रिएक्शंस है, तो नंबर ऑफ मेंबर अगर m है तो हो जाएगी 6m। ठीक है, और कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हर जॉइंट पर आप 6 कंडीशन लिख सकते हो, fx, fy, fz वाली, समेशन fx, समेशन fy, समेशन fz, समेशन mx, समेशन my, समेशन mz इज इक्वल टू 0। तो एक जॉइंट पर आप 6 लिख सकते हो, तो अगर नंबर ऑफ जॉइंट आपके j हैं तो वो कितनी हो जाएगी 6j। नेक्स्ट टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होगा पिन जॉइंटेड फ्रेम, या इसे हम ट्रस भी बोलते हैं। ठीक है, पिन जॉइंटेड फ्रेम या फिर इसको ट्रस मेंबर भी बोलते हैं। जैसे आपका नाम सजेस्टेड है पिन जॉइंटेड, वहां पर था रिजिड जॉइंटेड। रिजिड जॉइंटेड का मतलब तो हमने बोला था कि जो बीच में एंगल एक बार डिसाइड हो गया वो एंगल आपका चेंज नहीं होगा, 2 कंपोनेंट्स के बीच में जो एंगल डिसाइड हुआ वो चेंज नहीं होगा। पिन जॉइंटेड में क्या होगा कि एंगल आपका चेंज हो सकता है। एंगल चेंज होने का मतलब ये है कि ये आपके जो दो एलिमेंट्स आपने कनेक्ट किए उनके बीच में आपने पिन डाल दिया, पिन का मतलब वो इजीली आपके रोटेट हो सकते हैं। तो सबसे बेसिक वाले ट्रस की अगर हम बात करें तो बेसिक ट्रस है हमारा जिसमें 3 एलिमेंट होंगे। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि बेसिक ट्रस क्या होगा, तो बेसिक ट्रस या पिन जॉइंटेड फ्रेम हमारा क्या होगा जिसमें 3 एलिमेंट्स है, जो ट्राइंगल कॉन्फ़िगरेशन होंगे 3 एलिमेंट्स के, वो हमारा बेसिक ट्रस है। ठीक है, अब इसमें इसकी स्टडी करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर 2 अजम्पशन है, हम उनको देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वाला अजम्पशन है सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स इज नेग्लेक्टेड। सभी मेंबर्स का सेल्फ वेट आपने नेग्लेक्ट कर दिया, सेल्फ वेट की वजह से जो फोर्स आ रहे थे वो नेग्लेक्टेड है। ठीक है, और सेल्फ वेट क्या होता है, सेल्फ वेट पूरे मेंबर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से यूडीएल वाला फोर्स आता है। यूडीएल वाला फोर्स आपने सोम में पढ़ा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं उसको। वो इस तरीके से यूनिफॉर्म होगा, फिर उसका इफेक्ट हम मिड में लेकर के बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ वेट आपने नेग्लेक्ट कर दिया। सेकंड ये है लोड इज अप्लाइड ओनली एट जॉइंट्स। लोड कहाँ पर लगेगा, लोड सिर्फ जॉइंट पर लग रहा है। ठीक है, सेल्फ वेट भी आपने नेग्लेक्ट कर दिया और लोड कहाँ लग रहा है, सिर्फ जॉइंट्स पर। इसका मतलब एक तो मेंबर का आपने सेल्फ वेट भी हटा दिया, मतलब डेड लोड भी आपने हटा दिया। जो हमने पॉसिबल लोड्स देखे थे तो उसमें डेड लोड, लाइव लोड थे और अर्थक्वेक लोड थे, तो एक तो आपने सेल्फ वेट हटा दिया। ठीक है, मतलब डेड लोड नहीं है। एक आप ये बोल रहे हो कि जो लोड लग रहे हैं वो कहाँ पर लग रहे हैं, सिर्फ जॉइंट पर लग रहे हैं, मतलब मेंबर के ऊपर कोई फोर्स आ ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका सेल्फ वेट भी आपने हटा दिया और आपने जो लोड लग रहे थे वो लोड भी आपके जॉइंट पे लग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मेंबर के ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें भी हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे कि किसी 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम या फिर 2D ट्रस के एक मेंबर पर कितनी इंटरनल रिएक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे वहां पर हमने देखा था, अगर हम फिर से पिछली वाली स्लाइड पर चलें तो यहां पर हमने ये वाली एनालिसिस की थी 2D के लिए। मेंबर पर फोर्स लगा करके हमने देखा था क्या क्या इंटरनल रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई ऐसा अजम्पशन नहीं है कि मेंबर पे फोर्स नहीं लगेंगे। अब अगर हम देखें
तो यहाँ पर तो अजम्पशन ही ये दे दिया कि सेल्फ वेट भी नेग्लेक्टेड है और जो फोर्सेज लग रहे हैं वो भी कहाँ लग रहे हैं, सिर्फ जॉइंट पे, मतलब मेंबर पे कोई फोर्स नहीं आ रहा, ठीक है। और मेंबर पे कोई फोर्स नहीं आ रहा तो वहां पर जैसे मेंबर पे फोर्स आने की वजह से क्या आ रहा था, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है। तो एक्सियल थ्रस्ट, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और एक्सियल थ्रस्ट आ रहे थे, तो यहाँ पर मेंबर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स है वो तो जनरेट होंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मेंबर पे फोर्स लगता तो फिर से हम फ्री बॉडी डायग्राम बना करके वो चीजें फाइंड आउट करते हैं। बस अब यहाँ पर क्या जनरेट होगा, जैसे ये फोर्स है तो ये फोर्स इस जॉइंट को यहां पर लेके चला जाएगा और ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। या अगर इधर से आपने फोर्स लगाया तो इधर से फोर्स लगाने पर ऐसा हो सकता है कि ये इधर चला जाए, ठीक है। तो जॉइंट के जो डिफॉर्मेशन होंगे उसकी वजह से ही मेंबर में फोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। और जॉइंट के डिफॉर्मेशन की वजह से जो मेंबर में फोर्सेज आ रहे हैं तो वो दो ही टाइप के आ सकते हैं। इस वाले में ये इलोंगेट हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, इस वाले में ये वाला कंप्रेस हो रहा है और ये वाला आपका इलोंगेट हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, या तो टेंशन आएगी या फिर कंप्रेशन आएगी किसी भी मेंबर में, ठीक है। तो एक ही टाइप की इंटरनल रिएक्शन जनरेट होगी 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम के केस में, आइदर टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स क्यों जनरेट नहीं हो रहे, क्योंकि मेंबर के ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा, जो सेल्फ वेट था वो भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया और जो लोड लग रहे हैं वो भी कहां पर लग रहे हैं, जॉइंट पर, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ए 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम, इन ए 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम, या फिर क्या बोल रहे हैं हम इसको, ट्रस, देयर आर only one internal there are only one internal reaction is generate, और वो भी कौन सी है, either tension और कंप्रेशन, ठीक है। आइदर टेंशन और कंप्रेशन, तो एक ही तरह की इंटरनल रिएक्शन आएगी और वो भी क्या आएगी, या तो टेंशन आएगी या फिर आपकी क्या आएगी, कंप्रेशन। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सियल थ्रस्ट आ रहा है तो वो टेंशन नेचर का भी हो सकता है और कंप्रेशन का भी। तो इसी के केस में अगर हम यहां लिखेंगे तो इफ देयर आर m number of members, m number of members, if there are m number of members, then total number of internal reactions, if there are m number of member then the total internal reaction is also m, क्योंकि हर मेंबर में एक ही टाइप की इंटरनल रिएक्शन आ रही है, या तो टेंशन आ रही है या फिर कंप्रेशन, देन द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू m, और वो क्या होगी, एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है। अब हम अगर नंबर ऑफ जॉइंट रिएक्शंस की बात करेंगे कि हर जॉइंट पर कितनी कंडीशंस अवेलेबल है, जैसा हमने फिक्स्ड वाले, जैसा हमने रिजिड फ्रेम में देखा था, तो वैसे अगर हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हम इस जॉइंट का इक्विलिब्रियम लेंगे। यहाँ पे मैंने कट किए हैं, दो मेंबर कट हो रहे हैं, एक यहाँ पर क्या आ रहा है, जॉइंट, और मेंबर में आपको पता है कि किस तरह के फोर्सेज जनरेट होते हैं, एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है। तो मेंबर को कट किया, जो जब जॉइंट का इक्विलिब्रियम लेंगे तो उसमें एक तो फोर्स लग रहा है, ये एक इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसको मैं बोल रहा हूँ P1, इसको मैं बोल रहा हूँ P2, ठीक है। 2D के केस में हमारे पास तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, Fx, Fy और Mz,
तो अगर इस जॉइंट पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका मैं एक्स डायरेक्शन में समेशन देखूं, तो एक्स डायरेक्शन में समेशन देखूंगा तो एक्स डायरेक्शन में एक तो ये फोर्स लग रहा है और इन दोनों P1 P2 का जो एक्स में कंपोनेंट है वो लिख देंगे। वाई डायरेक्शन में अगर मैं हम समेशन देखें तो वाई डायरेक्शन में समेशन में एक तो ये वाला जो डाउनवर्ड लग रहा है और इन दोनों का कंपोनेंट देख लेंगे। mz की जब हम बात करेंगे तो mz ये सारे ही फोर्सेस, ये वाला भी ऐसे, ये सारे ही फोर्सेस जो जॉइंट से पास हो रहे हैं, तो कोई भी ऐसा फोर्स होगा ही नहीं जो जॉइंट पर रोटेशन जनरेट करे, ठीक है। या फिर ये सारे फोर्स जॉइंट से पास हो रहे हैं तो कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो जॉइंट पर मोमेंट जनरेट करेगा। तो समेशन ऑफ mz आप लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि कोई मोमेंट जनरेट हो ही नहीं रहा है जॉइंट पे, ठीक है। तो यहां पर जो तीन कंडीशंस थी उनमें से आपकी दो ही आएंगी। थर्ड वाली आपके थर्ड वाली इसलिए नहीं लिख पाओगे क्योंकि जॉइंट पर किसी भी तरीके से कोई मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा अजम्पशन ये है कि मेंबर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर मेंबर पे कोई फोर्स लगता तब तो जॉइंट पर मोमेंट आ जाता। जैसे मैं बोलूं कि मेंबर पे ये वाला फोर्स लग रहा है तब तो जॉइंट पे मोमेंट आ जाता, लेकिन हमारा अजम्पशन ये है कि फोर्स कहां लग रहे हैं? ओनली जॉइंट पे, ठीक है। और जब जॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं तो उसकी वजह से सभी मेंबर में क्या जनरेट हो रहा है? ओनली एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो अवेलेबल कंडीशन है वो हमारी हो जाएगी, अवेलेबल कंडीशन जो होंगी हमारे पास वो दो ही होंगी क्योंकि हम समेशन ऑफ mz को यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो हर जॉइंट पे कितनी अवेलेबल है? दो, समेशन fx समेशन ऑफ fy, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ जॉइंट आपके पास j है तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी हो जाएगी? 2 into j, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे देयर आर इन ए 2D truss there are two numbers of equilibrium conditions अवेलेबल, ठीक है। देयर आर टू नंबर ऑफ कंडीशंस अवेलेबल और वो क्या है? समेशन ऑफ fx0 समेशन ऑफ fy0 समेशन ऑफ mz0 इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि जॉइंट पर कहीं से भी मोमेंट आ ही नहीं रहा है, या तो फोर्स लग रहे हैं जॉइंट पर या फिर जो मेंबर में जो फोर्स लग रहे हैं वो भी जॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इन ए 2D truss देयर आर टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल 8 एवरी जॉइंट, ठीक है। हर जॉइंट पर दो कंडीशंस अवेलेबल है। तो हम यहां लिखेंगे इफ देयर आर j number of joints then total number of equilibrium, if there are j number of joints then the total number of equilibrium conditions is equal to, हर जॉइंट पर दो अवेलेबल थी तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट अगर j है तो कितनी हो जाएगी? 2 into j। जैसे एक जॉइंट पे दो हैं और आपके पास 5 जॉइंट है तो हर जॉइंट पे दो होगी तो 5 into 2 10, ठीक है। तो 2D रिजिड 2D ट्रस 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम के हर मेंबर में तो एक इंटरनल रिएक्शन आ रही है, आइडा टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर m है तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन भी m होगी क्योंकि एक मेंबर में एक ही आ रही है। और अगर हम हर जॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो हमारे पास अवेलेबल कितनी है? दो। तीसरी वाली हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि किसी भी तरीके से जॉइंट पर मोमेंट जनरेट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जॉइंट अगर j है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास कितनी है? 2j, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3D ट्रस की और पिन जॉइंटेड फ्रेम, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3D ट्रस या फिर उसको बोल रहे हैं हम पिन जॉइंटेड फ्रेम, या फिर 3D पिन जॉइंटेड फ्रेम को हम बोलते हैं स्पेस फ्रेम, स्पेस फ्रेम कैसा वाला? लेकिन पिन जॉइंटेड, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल फ्रेम है उसमें भी सेम अजम्पशन होंगे कि लोड कहाँ पर लगेंगे, मेंबर लोड कहाँ लगेंगे, जॉइंट पर, और मेंबर का सेल्फ वेट आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट। ठीक है, तो फिर से क्या होगा कि मेंबर पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसकी वजह से कोई बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो फिर से जॉइंट का जो डिफॉर्मेशन होगा उसकी वजह से या तो मेंबर में टेंशन आएगी या मेंबर में क्या आ जाएगा, कॉम्प्रेशन। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे। तो फिर क्या होगा कि 3D ट्रस के केस में भी हर मेंबर पर एक ही इंटरनल रिएक्शन जनरेट होगी, वो होगी या तो टेंशन या फिर कंप्रेशन। तो सेम यहां पर भी क्या होगा, इन ए 3D ट्रस एट एवरी मेंबर ओनली वन internal reaction available, reaction generate। और वो क्या हो जाएगी, एक्सियल थ्रस्ट, या फिर इसको हम लिखेंगे आइदर टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, इन ए 3D ट्रस एट एवरी मेंबर ओनली वन इंटरनल रिएक्शन जनरेट, वो क्या होगी, एक्सियल थ्रस्ट, या तो टेंशन होगी या फिर कंप्रेशन। तो इफ देयर आर m number of members to total number of internal reactions इज इक्वल टू m। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस कितनी हो रही है यहाँ पर, m, क्योंकि हर मेंबर में एक है तो नंबर ऑफ मेंबर m है, तो वो भी कितनी हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिएक्शंस m। ठीक है, एक्सटर्नल रिएक्शन आप सपोर्ट को देख करके निकाल सकते हो। तो यहाँ तो इसमें हमें क्या हुआ कि हमें इंटरनल रिएक्शन भी मिल गई, एक्सटर्नल रिएक्शन भी मिल गई, और यही हमें एनालाइज करनी होती, क्योंकि हमारी एनालिसिस की डेफिनेशन ये थी कि जैसे ही लोड लगेगा तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस हम किस फॉर्म में देख रहे हैं, स्ट्रेस कोफिशिएंट, तो स्ट्रेस कोफिशिएंट में बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और जो रिएक्शंस आएंगी वो, और आपके, और हम देखते हैं डिफॉर्मेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें लास्ट चीज़ ये बची है कि इन ए 3D ट्रस या फिर 3D पिन जॉइंटेड फ्रेम हर जॉइंट पर कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल है। ठीक है, तो 2D पर से हम कंपेयर कर लेंगे, 2D पर कितनी अवेलेबल थी आपके पास में, 2D पर आपके पास में अवेलेबल थी 2 समेशन एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई। रोटेशन वाली हमने क्यों हटाई, क्योंकि मोमेंट वाली हमने क्यों हटाई, क्योंकि मोमेंट किसी भी कंडीशन में जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि मेंबर पे फोर्स आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अजम्पशन है हमारा कि फोर्स का लगेगा जॉइंट पे, और मेंबर का भी सेल्फ वेट नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, तो सेम अजम्पशंस हमारे 3D में भी वैलिड होंगे। तो 3D में 3 डायमेंशनल में हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आप देखो तो हमारे पास 6 होती है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन ऑफ एम जेड, और 3 आपकी कौन सी होती है, मोमेंट वाली, जो रोटेशन की वजह से होती है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा कि जॉइंट पर किसी भी तरीके से मोमेंट नहीं आ पाएगा, तो तीनों मोमेंट वाली अगर हम हटा देंगे तो जो बची हुई जो कंडीशन होगी वही यहां पर हर जॉइंट पर अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो हमारे पास कितनी है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0। तो हम यहां पर लिखेंगे इन ए 3D ट्रस at every joint number of available equilibrium conditions
इज इक्वल टू 3, और वो 3 कौन सी वाली है, मोमेंट वाली आप हटा दोगे तो समेशन ऑफ fx0 fy0 समेशन ऑफ fz0, ठीक है, समेशन ऑफ fx समेशन ऑफ fy समेशन ऑफ fz0। फिर यहां लिखेंगे इफ टोटल if there are j number of joint, if there are j number of joints, then total number of equilibrium conditions, टोटल नंबर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इक्वल टू 3j, और वो 3 कौन सी है, समेशन fx0 समेशन ऑफ fy0 समेशन ऑफ fz0, ठीक है। तो 2D ट्रस और 3D ट्रस के लिए स्टडी कर लिया। 2D ट्रस के केस में हर मेंबर में इंटरनल रिएक्शन जनरेट हो रही थी 1, वो क्या थी, या तो टेंशन होगी या फिर कंप्रेशन होगी। तो इफ देयर आर m नंबर ऑफ मेंबर देन द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस कितनी हो जाएगी, m ही हो जाएगी, जितने मेंबर है उतनी इंटरनल रिएक्शन। हर जॉइंट पर अवेलेबल कंडीशन के लिए देखा तो हर जॉइंट पर हमारे पास 2 कंडीशन अवेलेबल है, मोमेंट वाली छोड़ करके समेशन fx समेशन fy। तो इफ देयर आर j नंबर ऑफ जॉइंट देन द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल कंडीशंस इज इक्वल टू 2j। 3D में हमने देखा था, तो 3D वाले ट्रस्ट में भी सेम वही कंडीशन होगी कि हर मेंबर में एक्सियल थ्रस्ट ही आएगा, या तो टेंशन आएगी या कंप्रेशन। तो इफ देयर आर m नंबर ऑफ मेंबर देन द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस m। अब हमने कंडीशन की बात करी तो यहाँ पर भी सेम सारे अजम्पशंस लगेंगे कि मेंबर का सेल्फ वेट नेग्लेक्ट करना है, लोड कहाँ पर लगेंगे, जॉइंट में। तो उसकी वजह से हर मेंबर में जो हर जॉइंट पर आपके पास मोमेंट वाले जितनी भी हटा देंगे, उसके अलावा जो फोर्सेस की बचेगी उतनी कंडीशंस होगी। तो 3 हमारे पास है, fx fy और fz। तो इफ देयर आर j नंबर ऑफ जॉइंट देन द टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इक्वल टू 3 इंटू j, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए। सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी थी, फिर टाइप ऑफ सपोर्ट देखा। टाइप ऑफ सपोर्ट से तो हमें पता चलेगा कि कितने एक्सटर्नल रिएक्शंस आ रही है, ठीक है। 2 तरह की रिएक्शन होती है, जो सपोर्ट पे रिएक्शन आएगी वो एक्सटर्नल रिएक्शन है, और जो मेंबर में जो फोर्सेस जनरेट होंगे वो इंटरनल रिएक्शन है। तो कितने एक्सटर्नल रिएक्शन आएगी वो तो पता चलेगा टाइप ऑफ सपोर्ट से, और मेंबर में कितनी इंटरनल रिएक्शंस आएगी उसके लिए आपको देखना पड़ेगा किस तरह का आपका स्ट्रक्चर है। तो 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, रिजिड फ्रेम और आपके पिन जॉइंटेड फ्रेम। तो रिजिड फ्रेम के केस में भी 2D और 3D के केस में हमने हर मेंबर में कितनी इंटरनल रिएक्शन आएगी वो देख लिया, और हर जॉइंट पर कितनी कंडीशन आप लिख सकते हो वो देख लिया। सेम ट्रस के केस में भी हर मेंबर में कितनी इंटरनल रिएक्शन आएगी वो देख लिया, और हर जॉइंट पर कितनी रिएक्शन आप लिख सकते हो वो आपने क्लियर कर लिया। इस स्टडी का यूज हम आगे जब इंडिटरमिनेसी पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ तक के लिए थैंक यू।